नमस्कार। आज हम एक स्रोत सामग्री की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। इसमें भारत से जुड़े कई अहम और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दों पर काफी बेबाक विचार रखे गए हैं। हाँ बिल्कुल। ये सामग्री कई जटिल विषयों को एक साथ छूती है, जैसे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ये जो विभाजन की बातें आजकल चल रही हैं, मंदिरों को वापस पाने का जो आंदोलन है, सेक्युलरिज्म पर बहस, फिर भारत की पहचान, इतिहास से जुड़े सवाल। हाँ, आरक्षण नीति, नागरिकता कानून, बहुत कुछ है इसमें। हाँ, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आजकल बहुत चर्चा होती है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा काम यहाँ इस स्रोत सामग्री में जो तर्क दिए गए हैं, जो नजरिए हैं, उनके पीछे की सोच को समझना है और आप तक पहुंचाना है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन विचारों को वैसे ही पेश करें जैसे वो स्रोत में दिए गए हैं, ताकि सुनने वाले अपनी राय खुद बना सकें। हाँ, और ये साफ करना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ। सही बात है। तो चलिए देखते हैं कि इस सामग्री में क्या क्या पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर दक्षिण विभाजन वाली बात से। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। कहा गया है कि एक कोशिश हो रही है विभाजन पैदा करने की। कुछ हालिया बयानों का हवाला भी है। हाँ, जैसे वो कर्नाटक के मंत्री का बयान था, अलग देश की मांग वाला। फिर ये टैक्स बंटवारे का तर्क जो चलता रहता है। अच्छा। आर्यन बनाम द्रविड़ वाली पुरानी बहस को फिर से हवा देना और भारत को सिर्फ राज्यों का संघ कहना, जैसे कोई राष्ट्र ही ना हो। तो स्रोत इसे महज इत्तेफाक नहीं मानता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक योजनाबद्ध कोशिश के तौर पर देखता है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ बयान देने वालों को जिम्मेदार नहीं ठहराता। हाँ, वो केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाता है। मतलब पूछा गया है कि अगर देश की एकता पर सवाल उठाने वाले बयान आ रहे हैं, वो भी मंत्रियों से जो संविधान की शपथ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? स्रोत पूछता है कि देशद्रोह यानी सेडिशन जैसे कानून ऐसे मामलों में क्यों इस्तेमाल नहीं होते। ये एक अहम सवाल उठाया गया है स्रोत में। अच्छा, वक्ता अपने निजी अनुभव के बारे में भी कुछ कहते हैं? हाँ, वो कहते हैं कि वो खुद दक्षिण भारतीय हैं, लेकिन उन्हें उत्तर भारत में जैसे दिल्ली में रहते हुए कभी कोई ऐसा बड़ा भेदभाव महसूस नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, वो मानते हैं कि कभी कभार वो रंग या भाषा को लेकर कोई छोटी मोटी टिप्पणी हो सकती है, लेकिन उसे वो सांस्कृतिक दुश्मनी नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? उसे स्रोत में मानवीय क्षुद्रता कहा गया है, मतलब ह्यूमन पेटीनेस, जो दुनिया में कहीं भी मिल सकती है। बल्कि वो ये भी कहते हैं कि उत्तर भारत में कई बार दक्षिण भारतीयों पर कामकाज में ज्यादा भरोसा किया जाता है। ये एक अलग नजरिया है, लेकिन स्रोत यही नहीं रुकता शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐतिहासिक पहलू सामने लाता है जो काफी कह सकते हैं गंभीर है। तमिल ब्राह्मण समुदाय का उदाहरण दिया गया है। हाँ। स्रोत कहता है कि द्रविडियन आंदोलन की वजह से उन्हें तमिलनाडु से एक तरह से विस्थापित होना पड़ा। अच्छा। इसकी तुलना भी की गई है। हाँ, इसकी तुलना कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से की गई है, लेकिन एक फर्क बताया गया है। क्या फर्क? कि कश्मीर में जोर बंदूक का था, AK-47 का। तमिलनाडु में स्रोत के मुताबिक हथियार अलग थे। वो थे कलम, सिनेमा, नाटक। कलम मतलब लेखन, मीडिया। हाँ, लेखन, मीडिया, शिक्षा, नाटक, नुक्कड़ नाटक। इसे स्रोत ने कलम का जहर कहा है, जो धीरे धीरे समाज में फैलता है और उसका असर शायद गोली से भी ज्यादा गहरा होता है। तो ये कलम का जहर वाली बात स्रोत के लिए काफी अहम है। बहुत अहम। वो मानते हैं कि एक खास तरह की सोच को साहित्य, मीडिया, शिक्षा के जरिए फैलाया गया। और इसी के जवाब में? हाँ, इसी के जवाब में स्रोत के वक्ता कहते हैं कि उन्होंने भी फिर यही रास्ता चुना, मतलब कलम का जवाब कलम से देने का, लेकिन तथ्यों और सच के आधार पर। और जो आजकल हम देखते हैं, जैसे विक्रम संपत हैं या आभास मलाइहर हैं, जिन्होंने बाबर पर किताब लिखी। हाँ। स्रोत इन्हें इसी जवाबी या वैकल्पिक नैरेटिव बनाने की कोशिश के हिस्से के तौर पर देखता है। समझ गया। तो यहीं से बात भारत की पहचान और इतिहास पर आ जाती है। बिल्कुल। स्रोत का एक बुनियादी तर्क ये है कि भारत की पहचान और उसकी हिंदू पहचान को आप अलग नहीं कर सकते, अविभाज्य मानते हैं। हाँ, इसके लिए वो संविधान सभा की बहसों का हवाला देते हैं, जहां भारत नाम अपनाने का आधार पुराणों को बताया गया था। हाँ, कि हिमालय से लेकर समुद्र तक की भूमि भारतवर्ष है। ये उस धारणा को सीधी चुनौती है कि भारत का कोई प्राचीन वजूद नहीं था, या इंडिया नाम अंग्रेजों ने। या मतलब स्रोत कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब आई तो उसे पता था कि वो इंडिया आ रही है। हाँ, यही तर्क है। और इससे आगे बढ़ाते हुए स्रोत कहता है कि अगर आप हिंदू पहचान को कमजोर करते हैं तो आप असल में भारत को ही कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि भारत की बुनियाद में वही पहचान है स्रोत के अनुसार। जी, इसीलिए इतिहास कैसे लिखा और पढ़ाया जाता है, ये स्रोत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इसीलिए वो काउंटर नैरेटिव पर इतना जोर दे रहे हैं। निश्चित रूप से चिंता यही है कि अब तक कहानी का सिर्फ एक पक्ष सुनाया गया है, जिसे अब चुनौती मिल रही है। चलिए अब मंदिर पुनर्स्थापन आंदोलन पर आते हैं। स्रोत इसे कैसे देखता है? राजनीतिक, सांस्कृतिक? स्रोत कहता है ये राजनीति या संस्कृति से ज्यादा आस्था का मामला है। आस्था का? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक इसका निशाना कौन है? वो पढ़े लिखे शहरी हिंदू जो अपनी जड़ों से कुछ कट गए हैं। और इसका कारण? फिर वही कलम, मतलब पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रभाव। स्रोत का कहना है कि ये आंदोलन उन्हें याद दिलाने की कोशिश है कि जिन चीजों को उनके पुरखों ने लड़ मर कर बचाया। हाँ, मंदिरों को देखने का नजरिया भी अलग है स्रोत में। हाँ बिल्कुल, उन्हें सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि ऊर्जा केंद्र माना गया है। ऊर्जा केंद्र? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पर बहुत जोर है। स्रोत मानता है कि इसी से पत्थर की मूर्ति जीवंत देवता बनती है। कुल देवता मंदिरों का भी खास जिक्र है। कुल देवता मंदिर? हाँ, जिन्हें कोई परिवार या समुदाय छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उनसे उनका सीधा पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता होता है। अच्छा, और कानूनी पहलू पर क्या कहना है स्रोत का? ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। स्रोत इसे बड़ी बाधा नहीं मानता। क्यों? वो एक्ट के सेक्शन 43 का हवाला देते हैं, जिसके अनुसार ये कानून उन प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों पर लागू नहीं होता जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं और 1958 के एक्ट के तहत आते हैं। तो ज्ञानवापी या मथुरा जैसे मामले? हाँ, स्रोत का तर्क है कि ये मामले इसी दायरे में आते हैं, इसलिए 1991 का एक्ट उन पर लागू नहीं होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या है। अच्छा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का अनुभव भी साझा किया गया है। हाँ, उसे एक अवास्तविक यानी सररियल और जीवन में एक बार वाला अनुभव बताया गया है। वक्ता उसे अपनी पीढ़ी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानते हैं। और इसकी तुलना? हाँ, इसकी तुलना उस सोच से की गई है जो कहती है कि मंदिर की जगह अस्पताल या यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी। और स्रोती से क्या कहता है? फिर वही कलम का असर, मतलब एक ऐसी मानसिकता जो पश्चिमी पैमानों पर विकास देखती है, लेकिन अपनी सभ्यता के संघर्ष और उसकी जीत के प्रतीक के महत्व को शायद नहीं समझ पाती। ये हमें सीधे उस सवाल पर ले आता है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या हिंदू खतरे में है? स्रोत का इस पर क्या कहना है? स्रोत का जवाब बहुत सीधा है। हाँ, खतरा हमेशा से था, है और रहेगा जब तक हिंदू समाज उनके शब्दों में सोता रहेगा। अच्छा, सिर्फ 80% आबादी होना काफी नहीं है? नहीं, स्रोत कहता है ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जमीनी हकीकत मतलब स्थानीय जनसंख्या की बहुत मायने रखती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य, केरल, बंगाल, असम के कुछ हिस्से, कश्मीर घाटी, इन जगहों का उदाहरण दिया गया है जहां हिंदू या तो अल्पसंख्यक है या उनकी संख्या तेजी से घट रही है। और कश्मीरी पंडितों का उदाहरण? हाँ, उसे स्रोत एक बड़ी चेतावनी की तरह पेश करता है कि कैसे बहुसंख्यक होते हुए भी अगर आप संगठित नहीं हैं या लापरवाह हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। स्रोत में यह भी बताया गया है कि कैसे कुछ क्षेत्रों में हालात ऐसे हैं कि हिंदू उम्मीदवार का चुनाव लड़ना तक मुश्किल हो जाता है। क्या कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी दिया गया है इस खतरे को समझाने के लिए? हाँ, एक लंबा ऐतिहासिक नजरिया पेश किया गया है। स्रोत याद दिलाता है कि कैसे भारत का जो सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र था, जो कभी पारस और अफगानिस्तान तक माना जाता था, वो धीरे धीरे सिकुड़ता गया। पहले सिंध गया, फिर अफगानिस्तान, फिर दिल्ली सल्तनत बनी। ये सैकड़ों सालों का संघर्ष था। लेकिन क्या सिर्फ सिकुड़ने की ही कहानी है स्रोत में? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साथ ही साथ प्रतिरोध की मिसालें भी देता है, बहुत सारी। जैसे असम के अहोम राजा, विजयनगर साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, सिख गढ़वाल के राजा जिन्होंने तुर्क दंड टैक्स लगाया। अच्छा, संदेश ये है कि हिंदू समाज ने कड़ा संघर्ष किया है, लेकिन स्रोत चेताता है कि आज लड़ाई का स्वरूप बदल गया है। खतरा अब सिर्फ बाहर से नहीं, घर के अंदर से भी है। और इसके लिए ज्यादा जागरूकता चाहिए और संगठित प्रयास। चलिए अब सेक्युलरिज्म, आधुनिकीकरण और शिक्षा पर आते हैं। स्रोत भारतीय सेक्युलरिज्म की आलोचना करता है। हाँ, काफी तीखी आलोचना है। इसकी तुलना यूरोप के सेक्युलरिज्म से की गई है। कैसे? स्रोत का तर्क है कि यूरोप में सेक्युलरिज्म का मतलब था कि राष्ट्र की पहचान ईसाई बनी रही, पर लोगों को कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट चुनने की आज़ादी मिली। राज्य ने चर्च के कामों में दखल बंद किया। और भारत में? भारत में स्रोत के अनुसार सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया
राष्ट्र की अपनी धार्मिक या सभ्यतागत पहचान को ही नकार देना। इसे स्रोत ने राजनीतिक धर्मांतरण कहा है। हाँ, एक तरह का राजनीतिक धर्मांतरण जो देश को जड़ों से काटता है। आरोप है कि भारत में सेक्युलरिज्म व्यवहार में एंटी हिंदू हो गया है। तो फिर विकल्प क्या सुझाया गया है? स्रोत एक हिंदू सेक्युलरिज्म जैसा विचार रखता है। मतलब ये स्वीकार किया जाए कि भारत एक हिंदू सभ्यता वाला राष्ट्र है और इसके अंदर बाकी सभी धर्मों और समुदायों को पूरी स्वतंत्रता और बराबरी मिले, जब तक कि वे भारत की मूल पहचान या अखंडता के खिलाफ काम न करें। अच्छा, और आधुनिकीकरण को लेकर क्या नजरिया है? स्रोत आधुनिकीकरण को काफी हद तक पश्चिमीकरण का पर्याय मानता है। मतलब जब हम मॉडर्न सुनते हैं तो दिमाग में पश्चिमी कपड़े, अंग्रेजी भाषा ऐसी छवि बनती है। भारतीय प्रतीक जैसे टीका, साड़ी, धोती शायद पिछड़ेपन से जोड़ दिए जाते हैं। इसे स्रोत पश्चिमी विचारों का असर मानता है। हाँ, जिसने हमें अपनी ही चीजों को कम आंकने पर मजबूर कर दिया। तो अपनी परंपराओं को मुख्यधारा में लाने के लिए क्या चाहिए? 2 चीजें, सभ्यतागत आत्मविश्वास, मतलब अपनी संस्कृति पर गर्व, और दूसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति। और शिक्षा को स्रोत मुख्य युद्ध क्षेत्र मानता है। युद्ध क्षेत्र? हाँ, आरोप है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली ने या तो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है या उसे मिटा दिया है। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है स्रोत के अनुसार। और पिछले 10 सालों में बदलाव न होने पर भी सवाल है। हाँ, स्रोत सवाल उठाता है कि जब बदलाव संभव था, सामग्री और समर्थन भी था, तब भी स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव क्यों नहीं हुए? इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी माना गया है। अब अगर आरक्षण पर आए तो स्रोत का क्या कहना है? आरक्षण पर स्रोत का नजरिया थोड़ा जटिल है। वो मानते हैं कि शुरुआत में शायद कुछ खास वंचित समूहों के लिए इसकी जरूरत थी, लेकिन अब जिस तरह इसका विस्तार हुआ है और हर समुदाय खुद को ओबीसी या किसी आरक्षित श्रेणी में डलवाना चाहता है, उसे स्रोत समस्याजनक मानता है। कोई उदाहरण दिया गया? हाँ, कर्नाटक के कोडवा समुदाय का। वो योद्धा कौम है, उन्होंने शुरू में आरक्षण लेने से मना किया था और अब वो भी मांग रहे हैं, ऐसा स्रोत बताता है। तर्क ये है कि ये व्यवस्था लोगों को अपनी योग्यता कम दिखाने और खुद को पीड़ित बताने पर मजबूर करती है। इससे समाज बढ़ता है, स्रोत का मानना है। हाँ, बराबरी आने के बजाय और बंटवारा होता है। तो समाधान क्या है स्रोत के मुताबिक? सुझाव ये है कि जिन शुरुआती समूहों के लिए प्रावधान था, उनके लिए आरक्षण रहे, बाकियों के लिए छात्रवृत्ति या दूसरी आर्थिक मदद का रास्ता हो जो योग्यता और जरूरत पर आधारित हो। और मंदिर मुक्ति का विचार है यहाँ भी? हाँ, स्रोत कहता है कि अगर मंदिर मुक्त हों तो उनके पास इतने संसाधन होंगे कि वो खुद अपने समुदाय के लोगों की शिक्षा और उत्थान के लिए काम कर सकें। गैर हिंदुओं को आरक्षण पर क्या कहना है? उसे स्रोत पूरी तरह असंवैधानिक मानता है। तर्क क्या है? तर्क ये है कि अगर जाति व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में है तो फिर धर्म बदलने वालों को जाति के आधार पर आरक्षण क्यों चाहिए? ये तभी हो सकता है जब मान लें कि धर्म बदलने के बाद भी जाति बनी रहती है। समझ गया। अब आते हैं नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और प्रवासन पर। हाँ, स्रोत यहाँ सबसे पहले अवैध प्रवासियों, जिन्हें वो घुसपैठिया कहता है, और शरणार्थियों में फर्क करने पर जोर देता है। और चिंता कहाँ है ज्यादा? पूर्वी भारत में, खासकर बंगाल और असम में बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ पर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कथित योजना का भी जिक्र है स्रोत में। स्रोत CAA का पुरजोर समर्थन करता है, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों, ईसाइयों के लिए। तर्क क्या है? तर्क ये कि भारत हिंदुओं और अन्य भारतीय मूल के धर्मों के अनुयायियों का प्राकृतिक घर है। अगर उन पर पड़ोस में अत्याचार होता है तो उनके पास भारत आने के सिवा कोई रास्ता नहीं। संख्या को लेकर भी कुछ अनुमान है स्रोत में? हाँ, अनुमान है कि CAA से लाभ पाने वाले शायद 40-50 हजार ही होंगे। इसकी तुलना भारत में मौजूद करोड़ों अवैध प्रवासियों से की गई है। मतलब CAA से ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, ये तर्क है। हाँ, और दिल्ली के मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी की आलोचना भी है जिसमें उन्होंने संसाधनों पर बोझ की बात कही थी। स्रोत पूछता है कि करोड़ों अवैध प्रवासियों पर यह चिंता क्यों नहीं? CAA विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके पर भी टिप्पणी है। हाँ, यूपी और दिल्ली मॉडल की तुलना है। स्रोत मानता है कि यूपी सरकार की सख्ती सफल रही, दिल्ली विफल रहा। इसे राज्य की इच्छा शक्ति से जोड़ा गया है। आखिर में स्रोत कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाता है व्यक्तिगत स्तर पर। हाँ, राघव कृष्णा और पंकज सक्सेना जैसे विचारकों का हवाला देकर कुछ सुझाव हैं।
पहला, परिवार पर ध्यान दें। कैसे? बच्चों को अपनी संस्कृति परंपराओं से जोड़ें, त्योहारों का महत्व समझाएं, हफ्ते में एक बार मंदिर ले जाएं, और कोई हिंदू प्रतीक धारण करें, टीका, धागा वगैरह। देवी देवताओं से व्यक्तिगत रिश्ता बनाएं, सिर्फ रस्म नहीं। आर्थिक सहयोग के बारे में भी कुछ है? हाँ, सुझाव है कि जो संगठन हिंदू हितों के लिए काम कर रहे हैं उन्हें आर्थिक मदद दें। स्रोत तो आय का 10% तक देने की बात करता है। और मातृभाषा? हाँ, मातृभाषा में शिक्षा पर बहुत जोर है। उन स्कूलों की आलोचना है जो मातृभाषा बोलने पर जुर्माना लगाते हैं। अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करने की बात। बिल्कुल, और प्राचीन भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का जिक्र भी है, जैसे उत्तर मेरूर शिलालेख, गणराज्य, ये बताने के लिए कि लोकतंत्र पश्चिम से नहीं आया। तो आज की इस चर्चा में हमने इस शोध सामग्री के जरिए जे साई दीपक द्वारा रखे गए कई अहम और हाँ कुछ विवादास्पद विचारों को समझा। हाँ, पहचान, इतिहास, सेक्युलरिज्म, मंदिर, आरक्षण, नागरिकता, हिंदू समुदाय के सामने चुनौतियां, इन सब पर स्रोत का एक खास नजरिया हमने देखा। और ये भी देखा कि कैसे कलम यानी विचार, शिक्षा, मीडिया का प्रभाव और राजनैतिक इच्छा शक्ति को स्रोत बार बार केंद्र में रखता है। हाँ, ये सब इस स्रोत में व्यक्त किए गए विचार हैं। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या? कि जब किसी समाज में इतिहास, पहचान और भविष्य के रास्ते को लेकर इतने गहरे मतभेद हों, इतने अलग-अलग दावे हों, तो वो समाज अपने अतीत की जटिलताओं को, चाहे वो कितनी भी असहज क्यों ना हो, स्वीकार करते हुए एक साझा और सामंजस्यपूर्ण भविष्य कैसे बना सकता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।